दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के सप्ताक्षी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत के महानतम जो सम्राट हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया, गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का शासनकाल बहुत लंबा रहा और न केवल लंबा रहा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो सबसे विस्तृत भूभाग पर उन्होंने शासन किया। और जो विदेशी लोग भी उस शासनकाल में आए तो वो भी उसका वर्णन उस तरह से करते हैं कि उनके पास जिस तरह की सेना थी वो सेना व्यवस्था थी, और जो उनके शासनकाल में एक सुचारू शासन व्यवस्था थी, जो जन सामान्य था वो बहुत एक तरह से कहें तो खुश था, सबकी अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति उस लिहाज से होती थी, किसी को कोई कमी नहीं थी। ये महानतम सम्राटों की श्रेणी में इसलिए भी आते हैं कि जन सामान्य तक वहां चीजें पहुंच में थी, उन्हें आसान सुलभता थी। आज हम उनके अनेक पहलुओं के विषय में, उनके राजकाज के विषय में, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था और कैसे उनके संबंध थे और राजनीतिक दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण रहे, हम उस सब विषय में बात करेंगे प्रोफेसर प्रतीक दहिया सर से। प्रोफेसर प्रतीक सर राजकीय महाविद्यालय छपरौली में जो चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय के नाम से संचालित है, प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और लगातार इतिहास और राजनीतिक गतिविधियों में वो सम्मिलित रहते हैं। अध्ययन का उनका क्षेत्र विस्तृत है और पुस्तकों के माध्यम से वो अपनी तथ्यात्मक चीजें प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई जी। हम आज चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा मिहिर भोज के विषय में। तो उनके विषय में शुरुआत में आप ये बताइए कि कैसे उनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था और उसको वो कैसे संचालित करते थे। और एक छोटी सी बात जो शुरुआत करते हैं, दरअसल जो गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े हुए हैं उसकी चर्चा हम प्रतिहार की कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये है कि गुर्जरों की जो पहली जो रियासत थी वो भिनमाल में थी, जो हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी। ये जो शाखा है सम्राट मिहिर भोज वाली, जो नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित की गई 725 के आसपास, और ये माउंट आबू, ये जो अरावली पर्वत के पूर्वी दिशा में थी, जिनकी राजधानी उज्जैन थी, और ये मालवा और ये जो राजस्थान का जो पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ इनका शासन था नागभट्ट प्रथम का। फिर उस परंपरा में सम्राट मिहिर भोज आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात कई बार ये है कि हम किसी को महान किस प्रकार मानते हैं और उसकी शुरुआत किस प्रकार करते हैं। भाई एक किसी जैसे सम्राट अकबर हुए या चंद्रगुप्त प्रथम हुए, उसके बेटे को एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य मिला तो उन्होंने उसको सस्टेन कर लिया। सम्राट अशोक। हाँ, सम्राट अशोक के फादर भी एक बड़े विजेता रहे हैं जी। ये वो विजेता रहे हैं तो वहां से उन्हें एक वो मिली है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है जी, कि जो इनके पूर्वजों के द्वारा गुर्जर देश में जो एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था, इनके फादर का नाम था रामभद्र। रामभद्र जो थे वो एक प्रकार से उनका व्यक्तित्व बड़ा कमजोर था, और उसके जो गुर्जर देश जो है, गुर्जर देश के साथ साथ उसके जो संलग्न जो उसके सामंत थे, जैसा आपको बुंदेलखंड वाला एरिया है आपका और ये मालवा है, आपका सौराष्ट्र है, ये सारे क्षेत्र अपने आप को उनके द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो जब सम्राट मिहिर भोज शासक बनते हैं, और शासक बड़े छोटी उम्र में बनते हैं, 20 से और 25 का अनुमान लगाया गया है कि ये 20, इनकी उम्र या तो 20 रही होगी और या ज्यादा से ज्यादा 25 साल रही होगी। 25 या 20 साल का नवयुवक जब वो गद्दी पर बैठता है, और ये कहा जाए कि उसकी जो ग्रह भूमि है कन्नौज और उसका आसपास का एरिया, वहीं तक उसकी प्रभु सत्ता है, वो क्या करे। सवाल अब यहाँ से, अब यहाँ से प्रतिहार साम्राज्य को उसके उरूज तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो मिहिर भोज को है। उसकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहाँ की साहित्यिक जो परंपराएं हैं, जो वहाँ की उस समय की लोगों की जो भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से महान बनते। तो सबसे पहले जब ये शासक जब ये गद्दी ग्रहण करते हैं, 836 की एक डेट दी गई है कई बार, और 888 तक का शासन माना जाता है इनका। तो जब ये गद्दी ग्रहण करते हैं तो चारों तरफ अव्यवस्था थी। जो ग्रह भूमि मानी जाती है गुर्जर देश, वहाँ सब जगह अव्यवस्था थी। तो सबसे पहले इनके द्वारा जो इनकी जो ग्रह भूमि थी कन्नौज और उसके आसपास का एरिया,
उस सबको फिर सबसे पहले इनके द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद ये जो मालवा है, मालवा को जीतते हैं, फिर सौराष्ट्र को जीतते हैं। उसके बाद ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो वहाँ, बल्कि जो मालवा और ये आपका सौराष्ट्र है, इनके द्वारा चालुक्य के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र गोता घोषित घोषित कर दी गई थी। तो इनको ये अपने उसमें फिर इनको पराजित करते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं। ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया, इसको इसको जीतते हैं। सिंधु को जीतते हैं, जो सिंधु का इलाका है। और यहाँ से फिर ये लगभग उस समय पे जो इनका जो पाल वंश का देवपाल नाम का शासक था, वो भी ग्रेटेस्ट था पालों में। उसकी डेथ होने के बाद ये फिर जो है बंगाल को भी जीत लेते हैं। उड़ीसा पर इनका प्रभाव हो जाता है। और मैं अभी पहले भी आपसे चर्चा की कि लगभग 883 के आसपास जब कश्मीर में गृह युद्ध होता है वहां के शासक बनने के लिए, तो ईशान वर्मा का इनके द्वारा वो समर्थन किया जाता है और वो वहां के शासक बनते हैं। तो वो कश्मीर में भी इनका प्रभाव है। इधर सतलुज नदी तक इनका प्रभाव है। मुसलमानों को ये इनके द्वारा सीमित कर दिया जाता है, वहां मंसूरा की एक छोटी सी रियासत तक और एक मुल्तान तक, और सिंध के पार तक भी इनका प्रभाव है। इधर नेपाल तक इनका प्रभाव है। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जाता है। आप ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ के मुंशी साहब इस बात को इंगित करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मिहिर भोज के द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था, ये श्री हर्ष से भी बड़ा था। और उसकी एक वजह यह है कि जब आप ये देखेंगे कि जब हर्षवर्धन का जब शासन चल रहा था, सम्राट हर्षवर्धन का, तो तब भी गुर्जरों की रियासतें यहाँ इसमें गुजरात में कायम थी और वो एक प्रकार से स्वतंत्र थी। और आप ये देखेंगे कि जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब युद्ध होता है श्री हर्ष का, तो उसमें जो वल्लभी का शासक है और जो ये गुर्जर हैं, इनका अलायंस था उनके साथ जब ये पराजित किए गए। यद्यपि बाद में वल्लभी के शासक के साथ वो अपनी बेटी की शादी करते हैं और अलायंस बनाते हैं, वो अलायंस टूट जाता है, लेकिन वो अलायंस रहा है और गुर्जरों का अस्तित्व रहा है, स्वतंत्र अस्तित्व। तो इसका मतलब ये था कि वो तो यहाँ राजस्थान में ही ऐसा था। तो सम्राट के, जबकि सम्राट की जो एम्पायर है, अब उसे आप देखेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो बड़ा था, इसकी तस्दीक पुस्तकों में की गई है। बड़ा एम्पायर था। तो इनका जो जैसे कहा कि बहुत कम आयु में इनको शासन व्यवस्था हाँ, सौंपी गई और इनके पिताजी उस तरह से उतने शक्तिशाली नहीं थे, अपनी परंपरा को नहीं बनाए परंपरा रखा। को उस तरह से नहीं निभाया और छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक नवयुवक के लिए एक चुनौतीपूर्ण बहुत कार्य तो बड़ी रहा ही है। और इनको नामकरण को लेकर के भी अलग अलग वो है कि क्या क्या इनको नाम क्या था वास्तविक रूप में, और फिर बाद में तो इनको ये एक तरह की उपाधियां दी गई। भी दी गई। लेकिन जो जो कृतियां हैं, जो साहित्य मतलब जो लिखा गया इतिहास, सम्राट मिहिर भोज नाम है, लेकिन मिहिर जो है, मिहिर इनका व्यक्तिगत नाम बताया गया है। इनका नाम एक और था, प्रभास जी। और इसकी तो एक वजह है कि भाई इनको मिहिर क्यों कहा गया। मिहिर का मतलब सूर्य होता है। ये माना जाता है इनकी माता जी का नाम था अप्पा देवी। कि सम्राट मिहिर भोज का जो जन्म हुआ उसके लिए यज्ञ किया गया था। तो यज्ञ में जो उपासना की गई थी वो भगवान सूर्य की गई थी। तो भगवान सूर्य के आशीर्वाद के कारण इनका जन्म माना गया है और उस वजह से इनको मिहिर कहा गया है। और इनका दूसरा नाम था प्रभास। और इनकी जो एक टाइटल और था आदि बरहा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन जो जिसके मतलब इनका जो वंश जो एक प्रकार से पूजा करता था, वो भगवती की पूजा किया था। तो भगवती के उपासक थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण मिहिर कहलाए। और इनका प्रभास भी एक नाम था। हाँ, तो बहुत बड़ा। और जो एक टाइटल है, टाइटल आदि बरहा बरुआ का, वो का मुस्लिम जो यात्री आए सुलेमान या अल मसूदी के द्वारा इन्हें वो टाइटल दिया गया। और वो टाइटल आदि बरहा का वो जो पौराणिक आख्यान है उसका, कि पृथ्वी को राक्षस के द्वारा, राक्षसों से यानी कि पाताल से निकाल के लेकर आए, राक्षसों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु आदि बरहा का वो धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। इसी प्रकार जो भारत भूमि पर जो मलेच्छों का जो आक्रमण वो था, अतिक्रमण, या उनका उनके द्वारा जो आतंक था, पृथ्वी वो उसको मुक्त कराने का श्रेय उत्तर पश्चिम सीमाओं में वो सम्राट मिहिर भोज को जाता है। इसीलिए सुलेमान ने इनको कहा है कि अगर ये इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु थे, सम्राट मिहिर भोज को। और सिंध सिंध का जो एरिया था वहाँ अरब प्रभावी थे। तो सिंध जो है इनके द्वारा अरबों से मुक्त कराया गया था। छोटी छोटी वो पहले बताया आपसे कि मंसूरा, और इनके दौर में एक यहाँ
मुल्तान में छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, वो भी इसलिए थी क्योंकि वो इनकी अधीनता स्वीकार करते थे और इन्हें ये लगता था कि इनसे कोई खतरा नहीं है। और एक बात और मानी जाती है, सिंध पर जब अरबों के द्वारा इस दौर में वो हुआ, कब्जा हुआ, तो वहाँ हिंदू धर्म का मतांतरण कराया गया इस्लाम में। हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा कि जब इनके द्वारा मुक्त करा लिया गया, तो वे जो मुस्लिम्स थे, जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे, बाद में उन्होंने स्वयं को फिर से हिंदू धर्म में अपने आप को सम्मिलित कर लिया। तो ये भी एक बड़ी बात है, रक्षक के रूप में, हाँ, धर्म रक्षक के रूप में। और ये सम्राट मिहिर भोजगी, और बल्कि आप ये कहो कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ये उसकी एक, आप कहो कि ग्रेट उपलब्धि मानी जाती है। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है और ये भारत के दृष्टिकोण से भी मानी जाती है। और इसको अक्सर बहुत ज़्यादा इसकी मतलब ये पब्लिक डोमेन में नहीं है बातें, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है उस दौर की। यदि आप नागभट्ट प्रथम के शासनकाल से देखेंगे, सम्राट मीर भोज के टाइम तक देखेंगे, बल्कि नागभट्ट सेकंड का जो शासन होता है, वहां तक आते आते अरब जो है, अब गुर्जर प्रतिहार जो ग्रह भूमि थी, वहां तक वो अब हमला करने की सोचते भी नहीं। और उन्हें पता है कि आपको डिफीट हो जाओगे आप, तो हाँ, सफलता नहीं मिलेगी। वो अपने आप को वहीं तक सीमित करते हैं, सिंध तक। लेकिन सिंध को भी बाद में सम्राट मीर भोज के द्वारा विजित कर लिया जाए, मुसलमानों से मुक्त कर दिया जाए, जो होते हैं वो फिर से वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है हिंदुस्तान में की तारीख में। जी जी। हाँ। तो वैसे भी जैसे कहा आपने, मिहिर सूर्य का प्रतीक है। हाँ। हम अगर गुजरात में जाते हैं, खासतौर से राजस्थान में गुर्जरों की जो जातियां हैं, उनमें आज भी लोगों को संबोधन में मिहिर कहा जाता है, सम्मान के रूप में उनको मिहिर कहा जाता है। अच्छा। जब राजस्थान जाना हुआ तो ये हमें वहां शब्द मिला, आपस में जो अभिवादन है वो मिहिर कहना किसी को बहुत सम्मान देने वाली स्थिति है, तो उससे वहां जोड़ते हैं। खैर, ये एक विषय हुआ। दूसरा ये हुआ कि जैसे बहुत कम समय में उनको शासन व्यवस्था देखने को मतलब संचालित करने को मिली, तो उन्होंने जो ये संबंध बनाए, किस तरह से जो है उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया, इस संबंधों की कोई विशेष पॉलिसी उस समय थी? संबंधों की तो विषय ये था कि वो एक प्रकार से सशक्त सेना थी उनकी, और उनके द्वारा विजय के माध्यम से ही इसको एस्टेब्लिश किया गया अपना एम्पायर। दूसरा ये था कि जो सोशल सिस्टम के जो नॉर्म्स थे उस दौर के, जो स्मृतियां थी, इनके दौर में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जो स्मृतियों के व्याख्याकार थे, मेधातिथि। और इनके दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान और हुए राजशेखर, बड़े हिंदी में तो उनका बड़ा नाम है जी। उनका कर्पूरी मंजरी और काव्य मीमांसा। जी, महत्वपूर्ण। हाँ, महत्वपूर्ण है उनका। और एक उनके द्वारा ये सामाजिक व्यवस्था को कैसे इंटैक्ट किया जाए, इसकी बड़ी बात होती है। जैसे बाल रामायण और बाल महाभारत नाटकों का मंचन भी उनके द्वारा, राजशेखर के द्वारा लिखा गया और उनका मंचन कराया जाता था। तो उस मंचन के माध्यम से समाज में मैसेज जाते हैं कि अगर जो नॉर्म्स हैं, जो उस समय के नॉर्म्स थे, रामायण के माध्यम से स्थापित हो रहे या महाभारत के माध्यम से जो गलत बातें हैं, हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए, या कैसे उन पर विजय प्राप्त की गई है, तो उसके माध्यम से भी सोसाइटी में मैसेज गया और सोसाइटी को स्थायित्व, मतलब समाज को एक स्थायित्व प्राप्त हुआ। मेधातिथि जो थे वो स्मृतियों के व्याख्याकार थे। इस दौर में इसका मतलब ये था कि नई स्मृतियां नहीं लिखी गई, जो पुरानी स्मृतियां थी उन पर व्याख्याएं की गई हैं। बाद के जितने व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने मेधातिथि का नाम लिया, जिक्र किया बार बार। तो उनके द्वारा, जैसे मनु है, मनु की बहुत सी बातों का उन्होंने कहा कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसका वो अप्लाई नहीं कर सकते वर्तमान सोसाइटी में, मिहिर भोज के टाइम में। और उन्होंने कहा कि उस समय में स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे, मनु महाराज की जो मनुस्मृति है। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ जो लड़की है विवाहित, उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। तो उस समय हाँ, ये इनके यहाँ कही गई है मेधातिथि के द्वारा। वो उस टाइम के वो बड़े व्याख्याकार माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से जो लोक के कल्याण के लिए जो बातें थी, वो इनके साम्राज्य में स्थापित की गई थी। और इनका जो शासन था प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो जो सफलताएं हैं इनकी कि इनके द्वारा जो इनके पूर्वजों का शासन था वो पूरा एस्टेब्लिश किया गया और उसका विस्तार किया गया, जो इनको एक छोटे रूप में मिला। दूसरा ये है कि वो विस्तार करने के बाद आपने उसको किस प्रकार से और सशक्त किया, उनके विद्वान जो दरबारी थे उनके माध्यम से ये किया गया। और जो सामाजिक व्यवस्था की जो नॉर्म्स थे, जो वैल्यूज थी, जो उस समय की नीतियां थी, उनका पालन किया गया। और प्रशासनिक दृष्टि से इतना सशक्त माना गया कि जो अरब के जो वो थे सुलेमान और बाद में अलमसूदी भी आए, उन्होंने ये कहा
कि उनके साम्राज्य में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कहीं किसी प्रकार का व्यक्ति किसी प्रकार भी जा सकता है। उसे किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं थी, ना चोरी की संभावनाएं थी, ना किसी के साथ मारपीट की संभावनाएं थी, ना लूट की संभावनाएं थी। आदमी किसी भी प्रकार जा सकता था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जो सफलताएं हैं किसी भी सम्राट की, वो इस बात से ही आकी जानी चाहिए कि कैसा एम्पायर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद वहां आम लोगों का जनजीवन कैसा है। और उस समय तक देखो, दो बातें होती है किसी भी साम्राज्य को मानक उसका एक प्रकार से ये तय करने के लिए कि उसकी वो अच्छा है या नहीं है। एक तो न्याय की स्थिति कैसी, कि लोगों को न्याय प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। एक लोगों की सुरक्षा का दृष्टिकोण, कि लोगों की रक्षा हो रही है या नहीं है। तो ये दोनों बातें हमें ये मैदा तिथि के यहाँ भी मिलती है, और वो जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है उसे तो जो मुसलमान जो यात्री हैं और जो ये कहते हैं कि वो इस्लाम का शत्रु है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसके जैसी जो शांति व्यवस्था है वो किसी भी देश में कायम नहीं है, जो उनके ज्ञात विश्व था उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। तो सम्राट मिहिर भोज को जब हम महान कहते हैं, उसका मतलब ये भी है कि उनकी जो सफलताएं हैं और उनका जो चरित्र है वो किसी भी हिंदुस्तान या विश्व के सम्राट से अपनी उपलब्धियों के रूप में कम नहीं है किसी भी रूप में। तो उनके जैसा सम्राट होना वो उस समय एक सौभाग्य की बात थी। और उस समय जैसा आपने जिक्र किया कि पिता की हाँ, संपत्ति में पुत्री को हाँ, वो संपत्ति में अधिकार देना, उसने मतलब उनके द्वारा ये मेधा तिथि ने कहा। जी, तो यानी कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो समानता की बात करते थे, समानता की लड़के बात, लड़कियों में भेदभाव नहीं करते थे। और इसीलिए तो 150 साल तक कायम रहा साम्राज्य। नहीं तो आप देखो भाई, सम्राट हर्षवर्धन का तो बहुत ज्यादा कायम भी नहीं रहा। वो तो उनके साथ ही, चूंकि उनका कोई पुत्र भी नहीं था, सकते थे, वो तो बहुत जल्दी डिजोल्व हो गया। और ये तो बड़ा कायम रहा। बाद में इनके बेटे महेंद्रपाल आए, और महेंद्रपाल के द्वारा तो अपने पिता के साम्राज्य का और विस्तार किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसको महेंद्र सम्राट महेंद्रपाल को एक साम्राज्य मिला विस्तृत और कंसोलिडेट मिला, जो एक सशक्त था, जिस जो चारों तरफ से धन धान्य से परिपूर्ण था। तो इसलिए वो उस रूप में सम्राट, मतलब महानतम सम्राट की श्रेणी में नहीं आए। लेकिन जो नीचे से ऊपर तक गए और जो उरूज तक पहुंचाया, अपने अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, वो सम्राट मिहिर भोज का काम था। वो सैनिक दृष्टिकोण से भी, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी। कम समय में उनको वो चीजें, हाँ, कम आयु में उनको वो मिली, तो उन्होंने शासन भी लंबे समय तक किया, लगभग 49 ईयर्स कम आयु में। और एक प्रकार से आप ये देखेंगे कि अव्यवस्थित अराजकता का माहौल था। भाई आयु आपकी ठीक है, कम है, लेकिन आपको एक साम्राज्य प्राप्त हो गया, आपने उसको मेंटेन कर लिया, आपके दरबारी हैं, आपके सामंत हैं, आपके कमांडर हैं, उनके माध्यम से आप कर जाओगे। लेकिन जब आप बनी हुई मिली, और जहां आपके सामंत, आपके कमांडर विद्रोही हो, अराजकता हो, आपको ये भी ना पता हो कि आपके खिलाफ कौन है, तो वहां आप क्या करोगे। और एक आप नवयुवक हो, अनुभव भी उस तरीके से नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो उस साम्राज्य को पुनः कायम करते हैं और उसका विस्तार भी करते हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जो बाह्य आक्रमण है उससे आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो शत्रु है, अगर वो भी प्रशंसा कर रहा है, तो वो एक विशेष गुण है। और साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी, स्थापत्य कला की दृष्टि से भी सम्राट मिहिर भोज का जो शासन काल जो रहा है वो महत्वपूर्ण है। और वो जो मैं पहले भी कहा आपसे कि वो जो इक्ष्वाकु एम्परर के रूप में जो वो एस्टेब्लिश, ये इक्ष्वाकु जो शब्द है ये अपने आप में बहुत सी बातें कहता है जी। ये यही कहता है कि मर्यादा के अनुसार शासन व्यवस्था चले, और वो स्वेच्छाचारी नहीं होगी। और शासक जो है उस पर भी मर्यादाएं हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारी स्मृतियां कहती हैं, उन मर्यादाओं के द्वारा ही शासन किया जा रहा है। वो शासन ऐसा है कि जिसमें शाही जो राजवंश है आपका, जो आमजन है, उसमें भी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। वहां दोनों एक है। और जब ये दोनों एक है तो जो जनता है, जैसा आज हम जब अपने शासकों को चुनते हैं तो हमें लगता है ये हमारी सरकार है, वहां भी ऐसा है। यद्यपि वो शासक जो है वो एक रानी के रूप पेट से पैदा हुआ है और वो आनुवंशिक शासक है, लेकिन उसके क्रियाकलाप ऐसे है, उसकी नीतियां ऐसी है कि जनता उससे अपना तो महसूस करती है। अपना तो महसूस करती है तो उसको समर्थन मिलता है। उनके जीवन काल में कभी भी फिर जो है विद्रोह नहीं हुआ, और अब उनके बेटे के दौर में भी विद्रोह नहीं हुआ। इसीलिए जो वंशावली है गुर्जर प्रतिहार की, लंबे ये मतलब मैं उस पुस्तक में 150 साल मतलब एक प्रकार से कंसोलिडेट, यद्यपि 915 के आसपास शायद महेंद्र जो इनके बेटे थे उनकी डेथ होती है, उसके बाद
शासक जो बनते हैं वो 943 के आसपास इन पर हमला होता है शायद राष्ट्रकूटों का। और वहां से जो बाद में जो ये आपके बहुत से जो इनके सामंत हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है, जो चौहान जो इनके वो रहे हैं सामंत, वो लास्ट तक इनके प्रति ईमानदार बने रहे। इनका जिक्र बार बार है कि जो चौहानों की जो इनके प्रति वो थी निष्ठा, वो 993 के आसपास तक वो लगातार जब तक एक प्रकार से एक बहुत लंबी हाँ यात्रा है यात्रा है। और इतने लंबे समय तक अगर कोई साथ साथ चलता है तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है। और लास्ट का शासक तो इनका वो थे शायद महमूद गजनवी के दौर में, जो बाद में कन्नौज पे हमला हुआ महमूद गजनवी ने किया। राज्यपाल थे वो उसको छोड़कर वो सामना किए बगैर चले गए जी। फिर वो जो बुंदेलखंड का शासक था विद्याधर, उसके द्वारा से चढ़ाई की गई, उनकी हत्या कर दी गई। तो 1020 के आसपास वो समाप्त हो जाता है। लेकिन 943 ईस्वी तक और 725 से लेकर ये एक ऐसा एम्पायर था कि जो पूरा कंसोलिडेट रहा। बीच बीच में जैसा वो हुआ, लेकिन उसको फिर से एस्टेब्लिश किया गया, व्यवस्थित किया गया। और वो पूरा एक आप ये मानो कि इस पूरे एरिया में जब स्टेबिलिटी होती है, सबसे बड़ी किसी भी क्षेत्र की संपन्नता का द्योतक इस बात का है कि वहाँ स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो जो इनके द्वारा वो स्थायित्व दिया गया, उस स्थायित्व के माध्यम से लोगों के दुख दर्द तो थे ही, उनमें और संपन्नता आई। और इन्होंने वो जो इरोजन हो रहा था एक प्रकार से मूल्यों का भी, और बाहरी हमले भी हो रहे थे, वो जो एक प्रकार से अराजकता का था, तीन पक्षीय वो संघर्ष भी है यहाँ जी। उसमें इस प्रकार का शासन व्यवस्था चलाना बहुत ही दुर्लभ है। मतलब एक प्रकार से अरब आक्रमणकारी भी हैं, छोटे छोटे राजा मैं कह रहा हूँ कि वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाद में बल्कि जब ये गुर्जर प्रतिहार सशक्त थे तो इनके द्वारा जो शाही काबुल के जो शासक थे, शाही वंश के, जिसमें जयपाल और वो, उनको इनके द्वारा वो दी जाती थी सहायता जी। इन्होंने उनके साथ सहायता दी जब उनके द्वारा मांगी गई, तो इन्होंने उनके वहाँ भी मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके लिए इनके यहाँ से सहायता भेजी जाती थी। काबुल के उस समय के जो राजा थे, वो शाही वंश था, ब्राह्मणों का शाही वंश कहलाता था, जिसमें जयपाल है वो और आनंदपाल ये सम्राट थे काबुल वो एक तरह से संरक्षण पाए हुए थे, मतलब मित्रता थी इनकी एक प्रकार से, और उनको ये वो करते थे, सपोर्ट करते थे इस वजह से लंबे समय तक अरब आक्रमणकारी अंदर वो पूरी सीमा आप देखेंगे कि उसके बाद पश्चिम से जो अरब है वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, उसका श्रेय सब कुछ इनको जाता है। और उसमें सम्राट मतलब पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को आप उसका श्रेय देंगे। और इसके साथ साथ जो इनके सामंत लोग थे, जो राजस्थान वर्तमान का राजपूताना है, जो वहां शासन कर रहे थे, वो चौहान वंशी थे या वो गुहिलोत वंश के थे, वे लोग इंटैक्ट तौर पर इनके प्रति ईमानदार थे और अरबों को पराजित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। महत्वपूर्ण। और 4 प्रकार की सेनाएं थी इनकी सेना का, तो बल्कि उन्होंने अतिशयोक्ति के रूप में वर्णन किया कि 4 प्रकार की सेनाएं थी। एक उत्तर पश्चिम सेना, एक उत्तर पश्चिम की सीमा के लिए, एक दक्षिण की सीमा के लिए, एक पूर्व की सीमा के लिए, एक खुद सम्राट के पास थी सेना। कहीं कहीं वैसा भी वर्णन आता सेना के चतुर्णी सेना थी, घोड़ा, हाथी, पैदल। वो तो एक बात वाला मामला कि वो अतिशयोक्ति के रूप में आती है, लेकिन वो तो जब आपके पास इतने सशक्त सेना, तो चतुरंगिनी का मतलब ये है कि आपके पास पैदल भी है, आपके पास घोड़े वाले भी है, आपके पास रथी भी है, आपके पास हाथी भी है। और निश्चित रूप से कमोबेश हो सकता है, लेकिन उस तरह की सेना नहीं, सेना रक्षित करना असंभव था लगातार। रक्षा करना अलग बात है, सवाल ये है कि वहाँ निर्माण भी किया गया है ना, एम्पायर का निर्माण किया गया, उस समय वेतन भी उनको दिया जाता होगा, तो पूरी व्यवस्था। और वैसे चांदी के सिक्के व्यापार के मिले, चांदी के सिक्के मिले सम्राट मिहिर भोज के जी। तो सुमित भाई, एक बार मैं जो गुर्जर द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश जो बुक लिखी के मुंशी साहब के द्वारा, उसमें सम्राट मिहिर भोज की जो एम्पायर है उसके बारे में लिखा है। मैं आपको वो एग्जैक्ट पढ़ के सुना देता हूँ जी। The last known date of Bhoj is AD 882 and he died about AD 888. At the time of his death, the banner of the Ikshvaku Emperor लिखा, of Gurjar Desh flew from the Himalaya to the little beyond of Narmada, यानी कि नर्मदा के भी कुछ पार था, नर्मदा नदी के भी, and from the east Punjab to Bengal and an empire larger than that of Srihars.
The restless south was wisely cushioned. The progress of the Arab on the northwest frontier had been arrested. Large parts of Sindh had been wrested from them. यानी कि सिंध का बड़ा भाग उनसे छीन लिया गया अरबों से। तो ये जब सम्राट मिहिर भोज की जो मृत्यु होती है 888 के बाद, ये साम्राज्य की स्थिति थी। ये ग्लोरी गुर्जर देश में लिखा हूँ जी। इतना बड़ा बड़ा एम्पायर था जी, बड़ा तो चारों तरफ से सुरक्षित एक एम्पायर हुए अपने बेटे को दे कर गए। तो इसलिए उनको महान के इतिहास में, हाँ, भारत के तत्कालीन परिस्थितियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सब मिले हुए, और जब यहाँ नहीं आंतरिक शक्तियां भी जो आपस में प्रतिस्पर्धी थी जी, यहाँ पाल हैं, राष्ट्रकूट हैं, उनसे लगातार उनका, हाँ, उनका संघर्ष है उनका। और इनके दौर में ही देवपाल नाम के जो पालों के शासक थे, देवपाल, वे भी ग्रेटेस्ट माने गए पाल में जी। तो उनकी जो डेथ होती है 883 के आसपास, उसके बाद ये बंगाल को भी पराभूत कर लेते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सम्राट मिहिर भोज के विषय में बताया कि वो कैसे एक व्यक्ति महान बनता है, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें संचित की, हाँ, एकत्रित की अपनी क्षमताओं से, और इसलिए वो महान बने। और केवल सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे महान इसी दृष्टि से माने जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य, गुर्जर में नहीं, वैसे भी भारत के राजाओं में वे महान थे। मतलब भारत के भी और भी किसी शासक के उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनका जो चरित्र है उसको वजह से वो महान है। वो केवल अपने वंश परंपरा में नहीं, वो भारतीय सम्राटों में, भारतीयों में भी, बाहर केवल गुर्जर प्रतिहारों में, बल्कि पूरे संपूर्ण इतिहास के भारत की बात करें तो सबसे महानतम सम्राटों में, मतलब उसमें, हाँ, महानतम में एक है यदि जी। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिहिर। बहुत बहुत शुक्रिया।